मैं बहुत खुश था। आज 12 का मेरा आखिरी पेपर भी हो गया था। अब गर्मियों की छुट्टियां चालू। मेरी खुशी इसलिए भी थी क्योंकि मुझे अब मेरे मामा जी के यहाँ जाने को मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए घूमने जाने के लिए मामा जी के यहाँ से कोई जगह अच्छी नहीं लगती। घर में मम्मी ने भी बोल दिया था कि 2 दिन बाद पापा के स्कूल के प्यून भैया उसी गाँव में जा रहे हैं, साथ में चले जाना। मैं बहुत ही खुश था। मुझे मामा जी के यहाँ जाने को मिल रहा था। जैसे तैसे 2 दिन निकले। वो दिन आ गया जब मेरी फेवरेट जगह मामा जी का गांव सिमरिया जाना था। मैं प्यून भैया के साथ मामा जी के घर पहुंच गया। प्यून भैया वहां से अपने काम के लिए निकल गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि मैं अपने मामा जी के यहाँ गया। जब भी हमारी स्कूल से छुट्टी लगती, हम अपने मामा जी के यहाँ घूमने चले जाते। मेरे मामा गाँव के एक संपन्न किसान है। उनके घर में ट्रैक्टर भी है जिसको चलाने का बहुत शौक मुझे। मामा जी के 2 बेटे संजय और अशोक थे। एक लड़की ज्योति दीदी। अशोक मेरे हम उम्र ही है। मेरा भाई तो है ही अशोक, बट मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। नानी माँ मेरी बहुत अच्छी है। वो खाना बनाने में बहुत ही अच्छी है। तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। जब भी मामा के यहाँ जाना होता, नानी के हाथ के तरह तरह के पकवान खाने को मिलते थे। नानी से मेरा प्यार अलग ही था। मामा जी का घर बहुत बड़ा बना हुआ है। एक उनके घर में 10-12 छोटे कमरे हैं। घर के बीच में बहुत बड़ा आंगन है जिसमें हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। हम 5 से 7 बच्चे मिलकर बहुत ही हल्ला मचाते हैं। इस बार जब मैं पहुंचा मामा जी के यहाँ तो नानी माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। उनका बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज चल रहा था। उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। घर में सभी लोग बहुत परेशान थे नानी जी के लिए। तभी किसी ने मामा जी को सलाह दी कि आप बाहर चिचली जाकर वहाँ के पंडा से नानी माँ को गड़ा दीजिए। पंडा एक तरह का ताबीज होता है, जैसे हम गांव की भाषा में गड्ढा बोलते हैं, वो बनवाकर उनको पहना दो। चिचली में एक हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ के पंडा जो ताबीज बनाकर देता है उससे बड़ा से बड़ा रोग ठीक हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही ताबीज बनाते हैं। मंगलवार अगले दिन ही था। मामा जी का चिचली जाना अगले दिन तय हो गया। मंगलवार की सुबह अचानक मामा जी को एक बहुत जरूरी काम आ गया। वो शहर ये बोलकर चले गए कि 4 बजे तक वापिस आकर चिचली चले जाएंगे, लेकिन मामा जी 5 बजे तक नहीं आए। उनका फोन आया कि वो रात तक ही आ पाएंगे। अशोक को किसी के साथ भेज दो। अशोक के साथ जाने के लिए बहुत लोग थे, पर मेरा और अशोक का मन था कि हम दोनों ही जाएं। कैसे भी मामा को समझाया मैंने और हम दोनों जाने के लिए तैयार हुए। मामी जी के यहाँ यामाहा मोटर साइकिल है जिससे हम लोगों को चिचली जाना है। वहाँ की दूरी मामा जी के गाँव से 18 किलोमीटर है, लेकिन रोड पूरी उबड़ खाबड़ है। लेकिन 1 घंटे में फिर भी चिचली पहुंच जाते हैं। हम लोग 6:15 बजे पर शाम को मामा जी के यहाँ से चले और लगभग 7:15 बजे तक चिचली पहुंच गए। लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चला कि पंडा जी केसली गए हुए हैं। मंगलवार को केसली का बाजार लगता है। वहाँ शायद 9 बजे तक वापस आएंगे। हम लोगों के पास उनका इंतजार करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। पंडा जी रात के 9:45 बजे तक आए। हम लोगों ने उनका अभिवादन किया, फिर घर के लिए चले गए ये बोलकर कि मुंह हाथ धोकर आता हूँ। जब वापस आए वो तो 30 मिनट और निकल गए थे। उन्होंने फिर मुझे ताबीज बनाकर दिया जिसकी मैंने शर्ट के ऊपर जेब में रख लिया। फिर हम जब निकलने को हुए तो पंडा जी ने बोला कि दाल बाटी बनी है, आप खा लो, उसके बाद जाना। हम लोगों ने मना कर दिया पर वो नहीं माने। भूख तो हम लोगों को वैसे भी लगी हुई थी। हम दाल बाटी खाकर निकले तो 11:45 बजे का टाइम हो गया था। अंधेरी रात थी।
हम लोग अपनी बाइक से चले जा रहे हैं। रास्ते भी इतने उबड़ खाबड़ की गाड़ी की स्पीड 25 से 30 से ज्यादा नहीं चल पा रही थी। रास्ते में बोल्डर वाले पत्थरों पर गाड़ी आसानी से नहीं चल पा रही। उस अंधेरी रात का समय गाड़ी अशोक ही चला रहा था। अभी 5 से 6 किलोमीटर ही चले होंगे कि हमारे कानों में किसी लड़की की आवाज आई। वो बहुत जोर जोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। ये आवाज हमारे नजदीक आती जा रही है। मुझे कुछ सिहरन सी होती है। पता नहीं अब क्या होने वाला था। वह आवाज किसकी थी? वो इतने रात में क्यों चिल्ला रही थी? हम लोग कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे क्या? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। वह लड़की हमारे पास आ जाती है और कहती है, वो लोग मेरी इज्जत लूट लेंगे। अशोक पूछता है, कौन लोग? फिर अपना गले का हार घूमने का बोलती है। हम लोग उसका हार ढूंढने के लिए जाते हैं तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। फिर हमारी बाइक ही नहीं मिलती। किसी की आवाज से मैं पलटता हूँ तो अशोक का हाथ छूट जाता है। मैं अशोक को बहुत आवाज लगाता हूँ पर उसका कोई जवाब नहीं आता। आसपास ढूंढने की कोशिश भी करता हूँ पर वो नजर नहीं आता। मुझे रुलाई आने लगी। कोई आदमी बीड़ी पीते हुए आए। उनको मैं अपने साथ बीती घटना के बारे में बताता हूँ। कुछ उजाला होने लगता है और अशोक पास में ही बेहोश हालत में लेटा हुआ दिख जाता है। वह आदमी को मैंने बोला, दादाजी वो लड़की। उसने पूछा, कौन लड़की? वह लड़की। मैं अपने चारों ओर देखता हूँ पर कोई लड़की नहीं नजर आती है। दादाजी यही तो थी वह लड़की, हगू के साथ रात भर रही हो। कैसी दिखती थी वह लड़की? मैं लड़की के बारे में सब कुछ बताता हूँ। लड़की कहीं नजर नहीं आती। दादाजी कहते हैं, बेटा तुम लोग बच कैसे गए? उनको कुछ पता है पर बता नहीं रहे। अपने भाई को मेरे यहाँ ले चलो। मुझे अशोक का ध्यान आता है। मैं अशोक के पास जाता हूँ जो अभी भी बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। अशोक को बेहोश देखकर मैं रोने लगता हूँ। दादा मुझे समझाते हैं कि बेटा रो मत। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो गाँव है उसमें मेरा घर है। हम लोग अशोक को वहाँ ले चलते हैं। मैं दादा की मदद से अशोक को बाइक के बीच में बैठाकर उनके गांव में दादाजी के घर ले जाते हैं और उनके यहाँ खाट पर लिटा देते हैं। अशोक अभी भी बेहोश है। मैं बहुत उदास था और परेशान भी। बेटा थोड़ी दूर पर मुखिया का घर है। उनके यहाँ टेलीफोन लगा हुआ है। उनके यहाँ से अपने मामा जी को टेलीफोन कर दो जिससे वो यहाँ जल्दी आ जाए। तब तक मैं यहाँ के डॉक्टर को बुला लाता हूँ। मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ रही है। मैं क्या बोलूँगा मामा से? मैं अपने आप को दोषी मान रहा था पर बताना भी बहुत जरूरी था। कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। मामा जी को मैंने फोन करके बता देता हूँ। मामा थोड़ा चिल्लाते हैं फिर बोलते हैं, चिंता मत करो हम लोग आ रहे हैं। 35 से 40 मिनट के बाद मामा जी जीप से आते हैं। उनके साथ उनके दोस्त जगमोहन अंकल भी आए हैं। अशोक की ऐसी हालत देखकर वो भी बेसुध होने लगे। वो भी अशोक को उठाने की कोशिश करते हैं पर होश में नहीं आता है। तभी दादा गाँव के डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर अशोक का इलाज करते हैं। इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद अशोक को होश आ जाता है। मामा पूछते हैं अशोक से, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अशोक जोर जोर से रोने हंसने लगता है। वो भी लड़की की आवाज, हा 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 हा। कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा और मुझे मेरे मकसद पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।
लड़की की आत्मा अशोक के शरीर में प्रवेश कर गई है। सभी लोग फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं अशोक के पास जाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास मत आना। मैं फिर भी अशोक के पास जाता हूँ, अशोक का हाथ पकड़ता हूँ। अशोक फिर बेहोश हो जाता है। सभी लोग फिर चिंतित हो जाते हैं। के साथ आई जगमोहन जी कहते हैं अशोक के साथ कुछ प्रेत बाधा हो गई है। लगता है ऐसा जैसे अशोक के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर गई हो। हम लोगों को किसी तांत्रिक के पास चलना चाहिए। दादाजी कहते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक तांत्रिक है जो बहुत अच्छे हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं। वो किसी भी तरह की प्रेत बाधा को पल में दूर कर देते हैं। अशोक को जीप में लिटाकर हम लोग तांत्रिक के गांव पहुँच जाते हैं। तांत्रिक हम लोगों को देखकर बैठता है। हमसे पूछते हैं कि क्या समस्या है आप लोगों के साथ, कैसे आना हुआ यहाँ पे। फिर मैंने तांत्रिक बाबा को पिछले रात बीते सारी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक एक नींबू को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर नींबू को काटते हैं। नींबू के अंदर देखकर बोलते हैं इस पर किसी आत्मा का साया है। यह कोई मामूली आत्मा नहीं है जिसने इस बच्चे के शरीर पर कब्जा किया है। ये आत्मा कोई मकसद से आई है। जब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा इसे नहीं छोड़ेगी। जगमोहन जी बोलते हैं बाबा जी आपके पास हम लोग बहुत आशा से आए हैं, आप हम लोगों को इस समस्या से मुक्त करें। काम बहुत मुश्किल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे प्रभु की इच्छा। सबसे पहले उस आत्मा को बुलाना होगा, उससे जानना होगा कि किस मकसद से वो यहाँ आई है। आप लोग मैं कुछ सामान लिख रहा हूँ वो लेकर आ जाओ। मामा जी सामान लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सामान लेकर वापस आते हैं। बाबा जी एक गोल घेरा बनाते हैं, चारों तरफ रक्षा सूत्र से बांध देते हैं। कुछ नींबू को अपने पास रखते हैं, अशोक को अपने सामने लिटाते हैं, फिर मंत्र पढ़ते हैं। थोड़ी देर में कमरे में हलचल होने लगती है। अशोक के शरीर में हलचल होने के बाद उसे होश आता है और वह एकदम से उठकर बैठ जाता है। लड़की की आवाज में हंसने लगता है। तभी बाबा जी कहते हैं उस आत्मा से तुमने इस बच्चे के शरीर को क्यों वश में किया है। लड़की हंसी के साथ अब मेरे इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, मैं अपना बदला पूरा जरूर करूंगी। कैसा बदला, किससे बदला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ बताओ, सुनना चाहते हो क्या हुआ था मेरे साथ? तो सुनो, मैं जमुनी गांव की ही हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ। मैंने एक गड़रिया परिवार में जन्म लिया था। मेरे खानदान की मैं पहली लड़की थी। मेरे बापू ने मेरा नाम बड़े प्यार से रागिनी रखा था। मेरे बापू अमीर नहीं थे पर हम बच्चों को बहुत ख्याल रखते थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। परिवार में मैं एक लड़की थी, इसलिए परिवार में मुझ पर सभी लोगों का बहुत ज्यादा प्यार था। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेरी शरारतों से मेरे बापू बहुत खुश होते थे। मैं हंसती मुस्कुराती, मेरी ठठेलियां सभी के मन को भाती थी। मैं दिन भर अपने उम्र के बच्चों के साथ मस्ती करती रहती। इस तरह मैं अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही थी। मेरे गांव के पास जीवन काका रहते थे। उनके बेटे का नाम सुरेश है। सुरेश शहर में पढ़ रहा है। बचपन में सुरेश
साथ में बहुत खेला था मेरे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो भी मेरी तरह बहुत शरारतें किया करता था। सुरेश पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसके बापू ने कर्ज लेकर उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब हम बड़े हो चुके थे। सुरेश भी शहर से गांव आ रहा था। मुझे जीवन काका ने बताया तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि सुरेश कितने सालों बाद वापस अपने गांव आ रहा था। जीवन काका भी बहुत खुश थे। उनका बेटा डॉक्टर बनने के बाद पहली बार गांव आ रहा था। मेरा एक दोस्त भी था, विनय, जो मेरे साथ खेला, पढ़ा, साथ में बड़ा हुआ। मैं अपनी हर बात उसे ही बताती थी। मेरी सुरेश से बहुत बनती थी। वो भी मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानता था। अगले दिन जब वो आया तो अपने घर में सबसे मिलकर मेरे घर मुझसे मिलने आ गया। वो बिल्कुल भी नहीं बदला था, पहले की तरह हंसमुख, मिलनसार। उसने जैसे ही मुझे अकेला पाया अपने गले लगा लिया। रागिनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, एक पल भी तुम्हें बुला नहीं पाया। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, अपनी छोटी सी अस्पताल भी यहीं खोलूंगा। समय निकलता रहा। अब मैं और सूरज और भी करीब आ चुके थे। हम दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। सुरेश का अस्पताल भी बहुत अच्छा चलने लगा था। हम दोनों के परिवार वालों को भी कोई एतराज नहीं था। हम दोनों की शादी की बात चल रही थी। कुछ दिनों बाद शादी भी होने वाली थी। पर कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो हमेशा पूरा नहीं होता। हम लोगों के साथ भी यही हुआ। हमारे सारे सपने टूट गए। कुछ पल में सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था रागिनी और सुरेश के साथ? क्यों उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी? क्या अशोक अब ठीक हो पाएगा या नहीं? रागिनी और सुरेश नदी के किनारे बैठे हुए हैं। अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगे हैं। क्यों ना हो, उन दोनों की शादी की हामी दोनों परिवारों ने पहले ही दे दी है। रागिनी सुरेश को बोलती है, सुरेश, पता है शिवरात्रि पर पास के गांव में शिव जी का मंदिर है, वहाँ मेला भरता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों वहाँ चले, शिव जी के दर्शन भी कर लेंगे और मेला भी घुमाएंगे। मुझे बड़ा वाला झूला झूलने में बहुत मजा आता है। कितने सालों से मैं मेला घूमने नहीं गई हूँ। सुरेश, मैं चलने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे बापू तुम्हें मेला घूमने जाने देंगे? रागिनी, मैं मना लूंगी अपने बापू को, बस तुम 2 दिन बाद शिवरात्रि है, हम लोग 2 दिन के बाद चलते हैं। सुरेश, ठीक है रागिनी। 2 दिन बाद सुरेश और रागिनी मेला जाते हैं। भोलेनाथ का बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद रागिनी खूब मेला घूमती है, झूला झूलती है, खूब चाट पकोड़े खाती है। रागिनी को लगता है कि कोई लगातार उन लोगों को कोई पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है तो उसकी नजर एक हट्टे कट्टे आदमी पर पड़ती है, जिसके साथ 4 से 5 लोग और हैं। वो लोग रागिनी और सुरेश का पीछा कब से कर रहे हैं। रागिनी डर जाती है। वह सुरेश का हाथ पकड़कर उसके पीछे गली में घुस जाती है। 2-3 गलियों में घुसकर निकलने के बाद वो लोग अपने गांव की रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य, वो 4-5 लोग जो उनका पीछा कर रहे थे आकर उनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं।
रागिनी अब और भी घबरा जाती है। एक आदमी, ये पलोहा के ठाकुर साहब है। तुम किस्मत वाली हो, तुम पसंद आ गई हो ठाकुर साहब को। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? सुरेश बोलता है, ये लड़की से मेरी शादी होने वाली है, रास्ता छोड़ो, हम लोगों को घर जाने दो। सुरेश बोलता है। दूसरा आदमी बोलता है, ठाकुर साहब को जो चीज पसंद आ जाती है उसे पाकर ही मानते हैं। ये लड़की खुश कर दो ठाकुर साहब को, फिर तुम्हें छोड़ देंगे। और वो आदमी रागिनी का हाथ पकड़ लेता है। अगले ही पल सुरेश उस आदमी को जोर से मुक्का देता है। वो आदमी वहीं गिर जाता है। दूसरा आदमी आता है तो उसे जोर का पंजा मारता है, वो भी गिर जाता है। बाकी के आदमी लाठी से सुरेश को मारने दौड़ते हैं। सुरेश एक आदमी की लाठी छीनकर सबको पीट देता है। जैसे तैसे वो आदमी और ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। रागिनी और सुरेश अपने घर आ जाते हैं, किसी को भी इस बारे में नहीं बताते हैं। कुछ दिनों बाद रागिनी और सुरेश की शादी होने वाली थी। दोनों परिवार में खुशी का माहौल है। आज रागिनी की माता पूजन है। सभी महिलाएं रागिनी को माता पूजन के लिए लेकर जा रही हैं। तभी 2-3 जीपों में ठाकुर के आदमी आते हैं और रागिनी को उठाकर ले जाते हैं। रागिनी बहुत छूटने की कोशिश करती है पर नहीं छूट पाती। सभी महिलाएं देखती रह जाती है पर कुछ नहीं कर पाती। पलोहा का ठाकुर परिवार बहुत ही क्रूर है। गरीबों पर जुल्म करना उनके लिए आम बात था। ठाकुर 4-5 भाई होते थे। बड़ा रंजन ठाकुर, दूसरा अजय, विजय और सबसे छोटा जो रागिनी को मेला में मिला रंजन ठाकुर। सभी बहुत ही शैतान किस्म के लोग थे। किसी भी लड़की या महिला को उठाकर ले जाते और उसका जी भर शोषण कर फेंक देते हैं उसे मरने के लिए। ठाकुर का आतंक इतना बुरा था कि उनके पास लठैतों की फौज है। डर के कारण उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। कितनी लड़कियों की इज्जत से खेल चुके थे वो लोग। इधर जब सुरेश को पता चलता है कि रागिनी को पलोहा के ठाकुर के आदमी उठाकर ले गए हैं, सुरेश भी पलोहा जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसका बाबू उसे पकड़ लेता है और कहता है, बेटा वो ठाकुर बहुत ही बुरे आदमी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुरेश कहता है, पिताजी रागिनी से मेरी कल शादी है, वो अपनी इज्जत है, मैं कैसे भी करके रागिनी को वहाँ से लेकर आऊंगा। फिर सुरेश ठाकुर की हवेली जाता है। सुरेश को ठाकुर के आदमी दरवाजे पर ही रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। सुरेश और ठाकुर के आदमियों के बीच फिर लड़ाई होती है और हवेली के अंदर चला जाता है। पीछे अचानक से ठाकुर के आदमी ने सुरेश पर हमला कर देता है। क्या सुरेश रागिनी को उस ठाकुर के चंगुल से बचा पाएगा? क्या होगा रागिनी के साथ आगे? क्या रागिनी जिंदा वापस लौट आती है या फिर उसके साथ क्या होता है? वह आत्मा कैसे बनती है और वह किससे बदला लेना चाहती है और उसका मकसद क्या है? क्या वो अशोक का शरीर को छोड़ पाएगी? यह सब जानने के लिए आप इस कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें और इस कहानी का दूसरा भाग तभी आप देख पाओगे जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक आप इस कहानी का दूसरा भाग नहीं देख सकते। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।